अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अनस सुरती एंड हियर अगेन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर को कंटिन्यू किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आइडिया दिया था। इस वीडियो में मैं एक नई थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो नई थ्योरी है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बहुत आसान है और इसको हम लिखने में तो वेसेपर लिखते हैं लेकिन पढ़ने में वेस्पर पढ़ते हैं। ये थ्योरी बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। मैंने कहा था ना कि लेविस के फेलियर में एक फेलियर ये भी था कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया था और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो वो सारे मसले, कुछ मसले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने रेक्टिफाई किए, कुछ मसले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने रेक्टिफाई किए, कुछ मसले वेसेपर और हाइब्रिडाइजेशन रेक्टिफाई करेंगे और वो मसले ज्यादातर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब वेसेपर थ्योरी के मुताबिक इफ यू वांट टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, अगर आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को पता लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक्टिव सेट का पता होना चाहिए। सही है, सबसे पहले किसका पता होना चाहिए बच्चों? एक्टिव सेट। अब सर ये एक्टिव सेट क्या चीज है भाई? एक्टिव सेट बेसिकली कैसे निकलता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करने से। एक्टिव सेट कैसे निकलता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्टिव सेट। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो एक्टिव सेट डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक्टिव सेट में हम पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि पाई बॉन्ड के ज्योमेट्री पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस में मैंने बात बताई थी। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो वेसेपर की क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो डिफाइन कर रही होती है वो कौन कर रहा होता है? उसका एक्टिव सेट। और एक्टिव सेट कैसे निकाला जाता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ बच्चों H2O में हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने दो अपने शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ और दो लोन पेयर है। अब जरा एक्टिव सेट काउंट करें तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ना बेटा, तो 1 2 3 4 टोटल एक्टिव सेट इसके 4 है क्योंकि दो लोन पेयर है और दो क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो एक्टिव सेट इस तरह निकालते हैं। इसी तरह मैं आपसे कहूँ बेटा NH3 में एक हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो एक्टिव सेट स्टिल 4 है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो इस तरह एक्टिव सेट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब सर एक्टिव सेट हमने निकाल ली तो ज्योमेट्री कैसे पता लगेगी? वो मैंने टेबल बनाया और उसके जरिए। और दूसरी चीज इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन की कि रिपल्जन कैसे होती है। मतलब तो सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर में होती है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में होती है। देखें, लोन पेयर में रिपल्जन क्यों सबसे ज्यादा होती है? मिसाल के तौर पे मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर है। अब इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर में रिपल्जन किसके दरमियान हो रही होगी? इन दो लोन पेयर के दरमियान। वो इसलिए कि लोन पेयर बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय वन एटम और ये जो बॉन्ड पेयर है ये इन्फ्लुएंस बाय टू एटम। देखिए ना, ये बॉन्ड पेयर जो नजर आ रहा है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान है। देखो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी खींच रहा है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसलिए ये एक तरह से कैद हुआ हुआ है। और ये जो लोन पेयर है ये आजाद है। कैसे? इसको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस खींच रहा है और वो कौन है? ऑक्सीजन का। तो लोन पेयर बजाहिर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में आजाद होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे में ज्यादा रिपल्जन करते हैं। तो देखिए, आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्जन ये दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे होंगे, फिर उसके बाद ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन हो रही होगी, फिर इन दोनों बॉन्ड पेयर में रिपल्जन हो रही होगी। तो रिपल्जन क्राइटेरिया आप अपने जहन में रखें। लोन पेयर के बारे में आपको पता होगा कि लोन पेयर क्यों ज्यादा रिपल्जन करते हैं, क्योंकि लोन पेयर इज इन्फ्लुएंस बाय वन एटम। लोन पेयर किसके कैद में? एक एटम की, और ये बॉन्ड पेयर दो एटम उसको खींच रहे हैं, इसलिए वो आजाद नहीं है, इसलिए वो ज्यादा रिपल्जन नहीं एब्जॉर्ब करता। तो ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है, एक्टिव सेट से रिलेटेड और रिपल्जन क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब जरा ज्योमेट्री पर आ जाते हैं हम लोग। तो देखें, एक्टिव सेट अगर 4 है और अगर 4 बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल का एंगल, उसका शेप टेट्राहेड्रल। और ये एग्जांपल ये आपको पता हो, मिसाल के तौर पे CH4 का आपसे एक्टिव सेट पूछ ले तो आपको पता है एक्टिव सेट CH4 का एक्टिव सेट 4 कैसे है? बेटा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिए? हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड। ये चारों के चारों बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? ये चारों एक्टिव सेट हो गए। इसी तरह 4 एक्टिव सेट, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर।
एंगल चेंज हो जाएगा 107 और स्ट्रक्चर पैरामिडल हो जाएगा जैसे कि NH3। अब 3 बॉन्ड पेयर है, कैसे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है, सही है। इसी तरह 4 एक्टिव सेट, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 104 एंगल और एंगुलर और बैंड शेप H2O। कैसे H2O में ऑक्सीजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए हुए बॉन्ड पेयर और 2 इसके क्या है लोन पेयर। इसकी वजह से इसके पास एक्टिव सेट तो टोटल 4 है लेकिन 2 लोन पेयर है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर है। इसी तरह सिमिलरली आपको वहां पे भी नजर आ रहा है एक्टिव सेट 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, एंगल 120 डिग्री, प्लेनर ट्रायंगल शेप होगा। एग्जाम्पल है BF3। अब BF3 में बोरोन के पास बेटा होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो टोटल एक्टिव सेट कितने हो गए 3 हो गए, मतलब पूरा एक एक्टिव सेट बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। इस तरह देखना BF3 में इस तरह होगा आपके पास कि यहाँ पे सेंटर में कौन होगा बोरोन और उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच होंगे। तो बेटा इसका मतलब ये कि 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो एंगल 120 डिग्री होता है और शेप आपका क्या होगा प्लेनर ट्रायंगल। और इसी तरह ये एक एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान में रखना होगा SO2 का कि 3 एक्टिव सेट है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। और अब देखो 2 बॉन्ड पेयर कैसे हैं, 3 एक्टिव सेट टोटल कैसे हैं। SO2 इस तरह होता है बेटा, ये होता है SO2। अब बताएं एक्टिव सेट कितने हैं टोटल 3। कैसे एक्टिव सेट क्या होते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देखें 1 2, ये 2 बॉन्ड पेयर होगा, ये 1 लोन पेयर होगा, टोटल एक्टिव सेट। सर व्हाट अबाउट दिस, बेटा ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक्टिव सेट में काउंट नहीं होता, सही है, पाई बॉन्ड एक्टिव सेट में काउंट नहीं होता। तो SO3 SO2 इस तरह होता है, तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर, तो टोटल एक्टिव सेट 3 होगा जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2 हो गए, एक लोन पेयर हो गया। SO2 ऐसे एंगुलर शेप का होता है, इसका एंगल लेस देन 120 है, ये बात याद रखनी है। इसी तरह लीनियर शेप में आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा और एक्टिव सेट भी 2 होंगे। अब जैसे CO2 की एग्जांपल लेते हैं बेटा, CO2 के अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। अब बताइए एक्टिव सेट कितने हैं इसके, 2 है। देखिए मैंने कहा जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, एक सिग्मा और एक कौन सा होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो एक्टिव सेट में काउंट ही नहीं होगा, तो एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड दोनों का काउंट नहीं होंगे, सिर्फ कौन होंगे सिग्मा। तो एक्टिव सेट टोटल कितने हो गए 2, और 2 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। इसी तरह CS2 में भी है, BeCl2 में भी है, C2H2 में भी है। तो इस तरह बच्चों ये आप ज्योमेट्री है। तो आप इससे रिलेटेड सवाल ये आ सकते हैं भाई एक्टिव सेट 3 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो तो एंगल क्या होगा 120, शेप क्या होगा प्लेनर ट्रायंगल BF3 एग्जाम्पल वगैरह। या इसी तरह ये पूछ ले कि भाई NH3 एक मॉलिक्यूल है, इसका शेप बता दें, इसका एंगल बता दें, इसमें बॉन्ड पेयर बता दें, लोन पेयर बता दें। तो आपको ये टेबल एक तरह से याद करना है, वैसे आसान है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्पर है, वेस्पर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को एक्सप्लेन करती है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो कॉन्सेप्ट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये किस तरह इमर्ज हुआ है, इसको भी जरा समझते हैं, इसके पीछे कहानी क्या थी। जैसे कि हमने कहा ना थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे कहानी फेलियर्स ऑफ लेविस थे, तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आने के पीछे भी क्या कहानी थी उसको जरा समझते हैं। भाई देखो हाइब्रिडाइजेशन से पहले 3 एलिमेंट ऐसे थे जिनके बारे में बड़े मसले क्रिएट हो रहे थे, और वो मसले क्या थे जरा देखें। एक एलिमेंट आपके सामने बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 1s2 एंड 2s2। आप अगर गौर से देखें 1s2 तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है। 2s2 में भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों बेटा पेयर्ड है। देखें याद रखना वैलेंसी हम जिसको कहते हैं वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास इस वक्त यानी इसकी जो ग्राउंड स्टेट है जो अभी मैंने बनाई ली है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब बेरिलियम के पास इसकी ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब बेटा इसकी वैलेंसी भी क्या है 0 है। इसकी वैलेंसी क्या है बेटा 0। जिस एलिमेंट की वैलेंसी 0 हो वो एलिमेंट क्या कंसिडर किया जाता है इनर्ट एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि उनके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो भी इनर्ट होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आने से पहले बेरिलियम एक कौन सा एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा था इनर्ट, सही है, और इसकी वैलेंसी क्या कंसिडर की जा रही थी 0। लेकिन इनफैक्ट ये डाईवैलेंट एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है।
साइंटिस्ट परेशान है, बोल रहे हैं यार वैलेंसी कंपाउंड में 2 नजर आ रही है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से तो 0 है। इसी तरह बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p1। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, अब पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है 3, px py pz। पी में 1 अनपेयर्ड नजर आ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी। इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बोरोन की वैलेंसी क्या कंसिडर की जाएगी 1, यानी मोनोवैलेंट। लेकिन इन एक्चुअल सेंस कंपाउंड में बोरोन ट्राइवैलेंट नजर आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कंपाउंड में ट्राइवैलेंट नजर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या नजर आ रहा है मोनोवैलेंट। साइंटिस्ट परेशान है। कार्बन बहुत मशहूर एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से जरा देखिए क्या हो रही है 1s2 2s2 2p2। पी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंसी। कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या कंसिडर किया जा रहा है डाइवैलेंट, लेकिन इन एक्चुअल सेंस क्या होता है टेट्रावैलेंट। ये 0 वैलेंट नजर आ रहा है, होता डाइवैलेंट। बोरोन मोनोवैलेंट नजर आ रहा है, होता ट्राइवैलेंट। कार्बन डाइवैलेंट नजर आ रहा है, होता टेट्रावैलेंट। तो साइंटिस्ट को ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने अब एक नया कॉन्सेप्ट निकाला और वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो इससे रिलेटेड सवाल ये आ सकता है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम 0। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम एक्टिंग एज अ इनर्ट एलिमेंट। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरोन 1। in the ground state of boron, boron acting as a monovalent element. How many unpaired electrons are present in the ground state of carbon 2। boron carbon is acting as a divalent in its ground state। तो ये इस तरह का एक सवाल आ सकता है। तो लेट्स सी अब हाइब्रिडाइजेशन ने इस मामले को कैसे हल किया, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये हाइब्रिडाइजेशन ने इसको कैसे कवर किया। अच्छा भाई, अब हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं हम लोग। वैसे डेफिनेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना जिनकी एनर्जी क्या हो डिफरेंट हो और उनका शेप भी क्या हो डिफरेंट हो, और वो मिक्स होने के बाद सेम शेप और सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बना ले। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ना, आपने हाइब्रिड की टर्म कार्स में भी सुनी हुई होगी, हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है, उसमें एक मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इंजन है और एक इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द बैटरी है। बिल्कुल यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना। और कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो, जिनका शेप भी डिफरेंट हो, और वो मिक्स होने के बाद सेम शेप और सेम एनर्जी के हो जाए। अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन की ये जो मैंने स्टेट ड्रॉ की, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन 1s2 2s2 2p2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से ये कौन सा वैलेंट है डाइवैलेंट है। सही है बेटा, ये बात हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, कार्बन को एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने का फायदा क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सर ये वाला क्यों नहीं बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, इसके फौरन बाद न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है। तो हम एनर्जी देंगे भी ना, तब भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चुंगल से नहीं निकल पाएगा। तो जो हम एनर्जी देंगे वो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से निकलकर कहाँ पे चले जाएगा, हायर में। ये आपको खाली नजर आ रहा है ना, पीजेड खूबचा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएगा पीजेड में। तो देखिए एक ग्राउंड स्टेट में पीजेड ऑर्बिटल आपको खाली नजर आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट में जब हम एनर्जी दे देते हैं, ये सिस्टम से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके पीजेड ऑर्बिटल में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास पीजेड ऑर्बिटल में आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने नजर आ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, 4। देखें 1 2 3 4। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन किस तरह बिहेव करता है बेटा, टेट्रावैलेंट। एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंट। इसी तरह ग्राउंड स्टेट में किस तरह वैलेंट करता है, डाइवैलेंट। ठीक है, अच्छा अब सुने, स्टिल एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी लेवल है। एस है, उसके बाद फिर 2s है, फिर पी है। ज्यादा एनर्जी पी की है, एस की कम है। देखें ऐसे ऑर्बिटल है ये दोनों जिनमें एनर्जी का डिफरेंस है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो डिफरेंट हो। डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। एस का शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल। पी एक्स का along x axis डंबल, py का along y axis डंबल, pz का along z axis डंबल। ऐसे ऑर्बिटल जिनका शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है,
अब होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ऐसे ऑर्बिटल जिनका शेप और एनर्जी डिफरेंट हो, ये आपस में मिक्स होने के बाद एक सेम शेप और सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाए, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, एस जाके मिल गया किसके साथ, पी के साथ। अब देखिए एस और पी की एनर्जी सेम हो गई, एस और पी की एनर्जी सेम हो गई। पहले एस की कम थी, पी की ज्यादा थी, अब एस और पी की एनर्जी सेम हो गई। न सिर्फ एनर्जी सेम हुई बल्कि शेप भी सेम हो गया। एस और पी मिक्स होने के बाद जो फाइनल शेप बनाते हैं वो होता है टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल इस तरह का शेप आपके पास होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एलिमेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो, वो आपस में मिक्स होने के बाद सेम शेप और एनर्जी के हो जाएं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे बेटा अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी कार्बन की वैलेंसी कितनी नजर आ रही है, 4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कार्बन अपनी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो डाइवैलेंट ग्राउंड स्टेट में, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन सा वैलेंट, टेट्रावैलेंट। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह वो तो जो एलिमेंट बताए थे मैंने, बोरोन और बेरिलियम, बेरिलियम अपनी ग्राउंड स्टेट में मोनोवैलेंट होता है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में डाइवैलेंट। बोरोन अपनी ग्राउंड स्टेट में मोनोवैलेंट लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, ट्राइवैलेंट। तो साइंटिस्ट को ये बात समझ में आई कि ग्राउंड स्टेट के आगे भी कौन सी स्टेट होती है, एक्साइटेड और हाइब्रिडाइज स्टेट होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अच्छा अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, एस का 1 और पी के 3 मिल रहा है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3। अगर एस का 1 पी के 2 मिले तो होगी sp2। तो फिर अनहाइब्रिडाइज, देखिए sp2 है ना, एस का 1 पी के 2 मिलेंगे, इसमें अनहाइब्रिडाइज कौन होगा, इसमें अनहाइब्रिडाइज होगा pz ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। और मैंने बताया था कि जो अनहाइब्रिडाइज होता है ना बेटा, वो पाई बॉन्ड बनाता है। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, भाई sp3 में तो सारे के सारे हाइब्रिडाइज हो गए, कोई भी अनहाइब्रिडाइज नहीं रहा, मतलब sp3 में कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। sp2 में s का 1 और p के 2 मिक्स हुए, कौन मिक्स नहीं हुआ, p का z, यानी वो क्या रहा, अनहाइब्रिडाइज, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। sp में अनहाइब्रिडाइज कितने होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड कितने होंगे बेटा, sp में 2 होंगे, py और pz होंगे। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 p का 1 मिलता है, p के 2 नहीं मिलते, तो वो दोनों अनहाइब्रिडाइज पाई बॉन्ड बनाते हैं। सही है। और अच्छा sp3 में बॉन्ड एंगल 109 होता है, शेप टेट्राहीड्रल। sp2 में बॉन्ड एंगल 120, शेप ट्रिगोनल प्लेनर। sp में बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर। कार्बन से रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछे जा सकता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन हो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज सिर्फ डबल बॉन्डेड भी नहीं होता बल्कि कार्बोकैटायन भी होता है। अब देखिए कार्बोकैटायन में क्या नजर आ रहा है, कार्बन 3 तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ सिंगल और उस पर प्लस चार्ज है। ऐसा कार्बन जो कि 3 तरफ से बॉन्ड और उस पर प्लस चार्ज, उसको कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। डबल बॉन्डेड भी sp2 होता है, कार्बोकैटायन भी sp2 होता है। और इसी तरह फ्री रेडिकल कार्बन भी, कैसे, 3 तरफ से बॉन्ड है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रेडिकल फॉर्म में, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हमारे कोर्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की 3 शक्लें मौजूद है, एक तो सिंपल डबल बॉन्ड है, एक कार्बोकैटायन है और एक ये। इसी तरह ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हमारा चैप्टर वैसे इख्तिताम को पहुंच गया, जो अब हम इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी वो कौन सा होता है। ठीक है भाई।